हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी के एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जो आज हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं उन्हें हम बता दें कि हम जनरल साइंस सीरीज पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू ऑल द जेकेएसएसबी अपकमिंग एग्जाम्स। एंड ये जनरल साइंस सिर्फ जेकेएसएसबी के लिए ही नहीं बल्कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। हमने अभी तक काफी सारे बायो के कंपोनेंट्स कवर कर लिए हैं और आज हमारा कंपोनेंट है डिजीजेस जो ऑलरेडी चल रहा है पिछले एक दो लेक्चर से। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर द टॉपिक्स ऑफ सर्टेन डिजीजेस जो जेकेएसएसबी एंड अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके रिलेटेड सर्टेन क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं, डिस्कस हम उनको करेंगे आगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे डिजीजेस के रिलेटेड। टुडे वी आर गोइंग टू कवर फंगल डिजीजेस, हम कवर करेंगे बैक्टीरियल डिजीजेस एंड हम कवर करेंगे कुछ प्रोटोजोनल डिजीजेस। देखिए स्टूडेंट्स, ये जितनी भी डिजीजेस हैं ये सब की सब कम्युनिकेबल कैटेगरी में आती हैं। कम्युनिकेबल मींस ये एक से दूसरे को फैल सकती हैं, ये सोसाइटी में एनवायरनमेंट में फैल सकती हैं। और कुछ कम्युनिकेबल जरूरी नहीं ऐसे कि पर्सन टू पर्सन फैले, फैलने का भी अलग अलग तरीका होता है। देयर आर सर्टेन अदर प्रोसेसेस, अदर मेथड जिस हिसाब से फैल सकती हैं। बट बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जितनी भी वायरल डिजीजेस होती हैं, ओवरऑल बैक्टीरियल होती हैं, प्रोटोजोनल होती हैं, फंगल होती हैं, ये सब की सब कम्युनिकेबल कैटेगरी में आती है। एंड यही कम्युनिकेबल कैटेगरी, कम्युनिकेबल डिजीजेस की कैटेगरी जेकेएसएसबी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आज आपका पार्ट 3 लेके आए हैं हम इन डिजीजेस के रिलेटेड। उनके रिलेटेड हम पढ़ेंगे कौन सी डिजीज कैसे होती है, उसका कॉज एंड ट्रांसमिशन कैसे फैल सकती है, क्या सिम्टम्स होते हैं डिजीज के, देन कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट है, सिर्फ नाम पता होने चाहिए कि कौन से डिजीज को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है, प्लस क्या सर्टेन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट क्योर वगैरह अवेलेबल हैं डिजीज के लिए, कौन सी डिजीज क्यूरेबल है कौन सी नहीं है, वो सब चीजें इसमें डिस्कस होंगी। तो लेट्स स्टार्ट। फंगल डिजीज। देखिए फंगल डिजीज आर डेफिनेटली कॉज्ड बाय द फंगाई। ठीक है, प्लूरल इज फंगाई, सिंगुलर इज फंगस। तो ये क्या है, फंगस क्या है? फंगस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको वार्मथ चाहिए, जो गर्माइश, मोइस्ट कंडीशंस और साथ ही साथ डार्कनेस वाले रीजन में ज्यादा फैलता है। ठीक है, गर्माइश, वार्मथ चाहिए, मॉइस्ट कंडीशन चाहिए, नमी चाहिए और साथ में डार्कनेस चाहिए। ये मैक्सिमम वैसा ऑर्गेनिज्म होता है जो आपको यूजुअली ऐसी जगहों पे देखने को मिलेगा। फंगी आर ऑर्गेनिज्म जैसे यीस्ट और मोल्ड्स बोल दिए हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में रहते हैं हार्मलेसली, यानी कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ फंगी ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में तरह तरह की इंफेक्शन भी कॉज कर सकते हैं। इसीलिए उन्हीं से आता है नाम आपका फंगल डिजीजेस का, जो आपकी फंगल डिजीजेस को फैलाते हैं। फंगल इन्फेक्शंस कॉमनली अफेक्ट द स्किन, हेयर एंड नेल्स। हमारी स्किन में, हमारे हेयर और हमारे नेल्स में, क्योंकि वार्मथ, मॉइस्ट कंडीशन, डार्कनेस होती है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है फंगस को, जहां पे ये फैलता है। ठीक है, ये था फंगस का एक जनरल कॉन्सेप्ट। नाउ द फर्स्ट डिजीज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज रिंगवॉर्म, जिसका आपका साइंटिफिक नेम है टीनिया कोरोलिस। टीनिया कोरोलिस इज द फुल नेम ऑफ दिस। ठीक है, साइंटिफिक नेम है। कॉज क्या है, क्या नाम है उस फंगी का जो इसको फैलाता है? दैट नेम इज ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम एंड एपिडर्मोफाइटोन। ये 3 फंगी हैं जो इस पर्टिकुलर डिजीज को फैलाते हैं। फैलता कैसे है? अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन, एनिमल को ये डिजीज है तो आपको भी हो सकता है बाय डायरेक्ट कांटेक्ट और बाय यूजिंग द टॉवल्स कंटेमिनेटेड। आप कपड़े, टॉवल्स, सरफेस सेम शेयर कर रहे हैं तो वैसे आपको ये फैल सकता है, क्योंकि मैक्सिमम वो जगह जो वार्म हो, नमी वाली जगह हो, वहां पे इनकी ग्रोथ 2x टाइम्स बढ़ जाती है, मे भी ज्यादा। अब जो ये पर्टिकुलर डिजीज है ये होती, इसके सिम्टम्स क्या है? पहले तो आपकी स्किन पे रेड कलर का रैश हो जाएगा, इची, जहां पे बहुत खुजली लगेगी, जिसको हम अपनी भाषा में दाद भी बोलते हैं। ठीक है, दाद। ओके, तो वो हो जाता है। ऑफन रिंग शेप्ड विद अ क्लियरर सेंटर। रिंग शेप का होता है, गोल शेप होती है, लेकिन सेंटर में ऐसा लगता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट है। फिर जैसे 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 सर्कुलर पोर्शन में बढ़ता जाता है तो इसका इफेक्ट आपको धीरे धीरे कम लगने लगता है, लेकिन सर्कुलर रीजन में ये मौजूद होता है। ये हमारी स्किन पे हो सकता है, हमारे स्कैल्प पे हो सकता है, हेयर में, और साथ में हमारे नेल्स में। नेल्स में भी फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। इसका डायग्नोस्टिक है, यूजुअली देखने से, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स होते हैं वो देखने से बता सकते हैं कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद KOH माइक्रोस्कोपी होती है, फंगल कल्चर को देखा जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर कि क्या फंगस के कुछ सर्टेन कंपोनेंट्स फंगी इसमें मौजूद है या नहीं है। वुड्स लैम्प हेल्प ओनली इन सम एरियाज, और कुछ कुछ जगह पे कुछ केसेस में इस चीज से भी पता कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? टॉपिकल एंटी फंगल। नॉर्मली आपको याद रखना है जितनी भी फंगल डिजीज पढ़ेंगे, अगर आपको बहुत डीपली नहीं जाना है तो एंटी फंगल मेडिसिन इसमें यूज होती हैं, एंटी फंगल मेडिसिन यूज होती हैं जिसमें सर्टेन एंटीसेप्टिक क्रीम्स आ जाती हैं, ठीक है, और कुछ लिक्विड्स आ जाते हैं जहां पे उस जगह को साफ किया जाता है, वैसे आ जाता है। तो आपको बेसिकली वैसे ही याद रखना है। प्रिवेंशन परहेज ये है कि आपको अपनी स्किन ड्राई रखनी है, ज्यादा वार्म मॉइस्ट कंडीशन में नहीं जाने देना, पर्सनल आइटम्स को शेयर नहीं करना है किसी दूसरे के साथ, और इन्फेक्टेड पर्सन अगर कोई है, कोई पेट है, तो उसको अप्रोप्रिएटली उसका ध्यान रखना है कि वो हेल्दी पर्सन के टच में ना आए, डायरेक्ट टच में, ठीक है। अब आसानी से बोले तो रिंग वॉर्म एक वॉर्म नहीं है, एक कीड़ा नहीं है, ये एक फंगस है, ठीक है। इसका नाम रिंग वॉर्म आया क्योंकि ये एक तरह की प्रॉब्लम है जो रिंग शेप, जो गोल दायरे में हमारी बॉडी पे इफेक्ट करती है, ठीक है। आपको जेके एसएसबी के लिए सिर्फ पर्टिकुलर नाम पता होने चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा डीपली आपको उनको स्टडी नहीं करना है। नेक्स्ट डिजीज इज कैंडियासिस। यूजुअली नाम है उस फंगस का कैंडिडा एल्बिकन्स, एक यीस्ट है जो नॉर्मली हमारी बॉडी में ही रहता है। डेवलप कैसे होता है? कहते हैं इट यूजुअली ऑकर्स, कैंडिडा एक्सेसिवली ग्रो करता है। फॉर एग्जांपल हम एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा लेते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स लेने से हमारी बॉडी में सर्टेन बेनिफिशियल बैक्टीरिया हमारी बॉडी में खत्म हो जाते हैं। अब बेनिफिशियल कोई भी चीज बॉडी में खत्म होगी तो बॉडी की इम्यूनिटी, बॉडी का डिफेंस वीक पड़ जाएगा, तो वीक पड़ जाएगा तो सर्टेन फंगल इन्फेक्शन हमारी बॉडी पे हो सकती है। सिम्टम ये है, व्हाइट पैचेस, सोरनेस इन माउथ हो जाती है, ठीक है, इची इन्फेक्शन हो जाती है, जेनाइटल प्राइवेट रीजन में भी हो जाता है क्योंकि मॉइस्ट स्किन होती है। डायग्नोस्टिक है, एग्जामिनेशन से देख के पता चल सकता है, और सैंपल की जरूरत पड़े तो वो भी लेके टेस्ट कर सकते हैं। अगेन ट्रीटमेंट के लिए एंटी फंगल मेडिसिन, डिपेंड करता है कहाँ पे ये पर्टिकुलर डिजीज आई है और कितनी इन्फेक्शन फैली है, उस हिसाब से प्रिस्क्राइब जो फिजिशियन है, जो केमिस्ट है, जो डॉक्टर है, जो एक्सपर्ट है, वो जिस हिसाब से दवाई देंगे उस हिसाब से दवाई को कंज्यूम करना चाहिए। प्रिवेंशन अगेन, फंगल डिजीज कोई भी होगी, गुड हाइजीन मेंटेन करना है, वार्मथ कम रखनी है, मॉइस्ट एरियाज को ड्राई रखना है, और एंटीबायोटिक्स उतनी ही यूज करनी है जितनी बोली गई है। और एंटीबायोटिक्स कभी भी इंसान को अपनी मर्जी से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स आपको जब पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम का वजह क्या है, तो हम उस चीज के लिए एंटीबायोटिक्स नहीं ले सकते। अब हम बोलते हैं नॉर्मल फीवर हो गया, बॉडी दर्द कर रही है, हम सही नहीं फील कर रहे, वीक फील कर रहे हैं, तो चलो एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि पर्टिकुलरली हर डिजीज में ऐसी प्रॉब्लम आती कि फीवर आए, बॉडी वीक फील करे, लेकिन किसी किसी डिजीज में एंटीबायोटिक्स खाने से ना इंसान मर भी सकता है, फेटल भी हो सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब्ड है तो ही लें, जितनी प्रिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिस कोर्स को पूरा करने के लिए जितना बोला हुआ है उतना ही उसको लेना चाहिए। इजी वे टू एक्सप्लेन बोले तो कैंडिडा में भी प्रेजेंट, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जब बहुत ज्यादा ग्रो करता है तभी हमारी बॉडी में डिजीज पैदा करता है। ऐसे ये मौजूद होता है तो ऐसे ये हार्मलेस है अगर इसकी नंबरिंग कम है, लेकिन इसकी नंबरिंग बढ़ गई तो हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा कर सकता है। आगे है एथलीट्स फुट और टीनिया पीडिस, जिसका साइंटिफिक नेम है। डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन होती है, हमारे पैरों में इन्फेक्शन हो जाती है। कॉमनली जो फंगस है जो कॉज करता है दैट इज ट्राइकोफाइटॉन स्पेशी का फंगस कॉज करता है। वार्म स्वेटी शूज, सॉक्स और गीले फ्लोर पे चढ़ने से ये चीज बढ़ जाती है, और ये कांटेक्ट से भी, मतलब अगर किसी पर्सन का एथलीट फुट है, एथलीट नाम क्यों दिया हुआ है? ज्यादातर जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको सुबह से शाम तक शूज लगाना पड़ता है, तो वो स्वेटी होता है पैर, ठीक है, मॉइस्ट कंडीशन में होता है, डार्क रीजन होता है, तो ये वजह है कि फंगल इन्फेक्शन हो। तो बेसिकली पैर की जो छोटी वाली उंगली होती है उसी से ही शुरू हो सकता है, वहीं से शुरू होता है इन चीजें और धीरे धीरे बॉडी में फैलता है। इचिंग, बर्निंग, पीलिंग, स्केलिंग, स्किन उखड़ना शुरू हो जाती है, खुजली लगती है, जलन होती है, वहां पे पूरा रेड, मतलब ये रैशेस पड़ जाते हैं, कभी कभी छाले तक बन जाते हैं। ये एथलीट्स फुट की प्रॉब्लम है। ये कॉमनली आपके पास सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बल्कि जो फार्मर्स हैं,
ठीक है, जो लगातार पानी में रह के खेत में रह के काम करते हैं, जो सोल्जर्स हैं जिनको 24 घंटे शूज लगा के रखने पड़ते हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। डायग्नोस्ट अगेन क्लिनिकल एग्जामिनेशन KOH टेस्टिंग से कंफर्म होता है। ट्रीटमेंट एंटी फंगल्स ही लेने चाहिए। क्लोट्रिमेजोल करके दवाई का नाम दिया हुआ है, सॉल्ट्स जो प्रेजेंट होते हैं, माइकोनाजोल करके, टर्बिनाफाइन करके कुछ दवाइयों का नाम दिया हुआ है। बट बेसिकली एज आई सेड, अगर फंगल इन्फेक्शन है तो डिपेंड करता है कि हम एंटी फंगल इन्फेक्शन ले, उससे हम उसको ठीक कर सकते हैं। प्रिवेंशन, पैर को ड्राई रखिए, सॉक्स रेगुलर चेंज कीजिए। टो और मतलब जब आप कोई भी चीज ड्राई बिटवीन टोज एंड वेयर, फुटवेयर कहते हैं आपको, जब आप नहा लेते हैं उसके बाद पैरों के जो सेंटर वाला बीच वाला पोर्शन होता है उंगलियों के बीच में, पैरों के उसके बीच में भी आपको गीला नहीं रखना है, उसको सुखाना है, साफ करना है। और फुटवेयर ऐसे पहनिए जहां पे आप मतलब जिससे थोड़ी सी हवा भी पैरों तक पहुंचे। ठीक है, एथलीट्स फुटबॉल है क्योंकि ऑफनली एथलीट्स है जिसको स्वेटी फुटवेयर पहनना पड़ता है, और ऐसी जो भी पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम है, जो पर्सन सुबह से शाम तक शूज में होगा, ठीक है, सॉक्स चेंज नहीं किए हैं, वार्मथ है, मॉइस्चर है, किसी को भी हो सकता है। एस्परगिलोसिस अनदर इन्वायरमेंटल मोल्ड है, इन्वायरमेंट में मौजूद होता है ये पर्टिकुलर फंगस, इसी से ये डिजीज होती है। पीपल यूजुअली ब्रीथ इन एस्परगिलस स्पोर्स, इट इज नॉट, ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो डिजीज है ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती है, बट ये डिजीज जो है ऑलरेडी इन्वायरमेंट में मौजूद होती है। एग्जांपल देती हूँ, हमारे घर में आजकल समर्स में एसी लगे हुए हैं, करेक्ट। तो एसीज की सर्विस क्यों कराते हैं? क्योंकि वो बाहर तो हमें ठंडी हवा दे रहा है, बट अंदर जो कंप्रेसर है लगा हुआ है उसको वो मॉइस्ट कंडीशन मिली हुई है जहां पे फंगल हो सकता है। अब हम एसी वाले कमरे को हर तरीके से बंद करते हैं, खिड़कियां बंद करते हैं, दरवाजे बंद करते हैं, हम वहां पे सांस लेंगे तो ये एस्परगिलस जो पर्टिकुलर फंगस एसी के अंदर छिपा हुआ है उसको हम सांस लेंगे तो रेस्पिरेशन वगैरह से हमारी बॉडी में अंदर जा सकता है। इसका मतलब ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है और कभी कभी सीरियस इश्यू हो जाता है, यानी कि लंग प्रॉब्लम भी इसकी वजह से हो सकती है। ये सिर्फ एसीज में ही नहीं बल्कि हमारे इन्वायरमेंट की दूसरी जगहों पर भी होता है, जैसे गोदाम जहां पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, ठीक है, वहां पे भी बंद करके रखा जाता है, कोई कीड़ा मकोड़ा अंदर ना घुसे, तो उस मॉइस्ट कंडीशन में भी फंगी पैदा होती है, ठीक है। सड़े गले पत्ते जहां पे होते हैं वहां पे भी ये एस्परगिलस पर्टिकुलर फंगस होता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको अगर एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी सर्विस यूज करने से पहले और यूज करने के बाद, आफ्टर जब सीजन खत्म हो जाता है, जब लगता है कि अब इस चीज की जरूरत नहीं है, तब भी सर्विस करवा के रखना चाहिए, क्योंकि हम उसी कमरे में बैठेंगे, वहीं पे सांस लेंगे, तो उस तरीके से हमारी ब्रीदिंग डिफिकल्टीज पैदा हो सकती है, ठीक है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट डिपेंड करता है टाइप क्या है, ठीक है। ब्लड टेस्ट से पता चलता है कितना हिसाब से एस्परगिलस कैसे आया है, कैसे एनवायरनमेंट में रह के आया, और उस तरीके से एंटी फंगल मेडिसिन दी जाती हैं। प्रिवेंशन, मोस्ट हेल्दी पीपल को ये उनको बहुत स्पेशल प्रिकॉशंस नहीं लेने हैं, सिर्फ हाई जो मतलब थोड़ी जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है ना, उनको इस चीज का ध्यान रखना है। बल्कि होता तो ऐसे भी है कि हेल्दी पर्सन कब वीक पड़ जाए कोई पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी धीरे धीरे कमजोर पड़ती जाती है, ठीक है। Aspergillus is a mold in the environment. We can breathe its spores without becoming sick. Disease mainly occurs in the susceptible people. Jock itch, टीनिया कर्टिस करके ये डिजीज है, ठीक है, टीनिया क्रूरिस, सॉरी। डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन है, हमारे पेल्विक रीजन में, जेनाइटल रीजन में होगा और अपर इनर थाइज में होगा। अब देखो एक छोटे से बेबी की बात करते हैं, उसको डायपर लगा होता है, ठीक है। अब डायपर उसके थाइज के ऊपर वाला पोर्शन जहां पे थाइज आपके बॉडी को टच करती है, ठीक है, वो वाला रीजन, वहां पे आपको क्या हो सकता है, वो ग्रोइन रीजन होता है, वहां पे मॉइस्ट वार्मथ ज्यादा होता है, तो चांसेस होते हैं कि वहां पे इन्फेक्शन हो। टाइट क्लोथिंग, ठीक है, उस हिसाब से। तो एक बेबी को भी जैसे देखो डायपर पहन के रैशेस हो जाते हैं, ये वैसा वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इची स्केली रैश, ग्रोइन अपर इनर थाई, ऑफन डिस्टिंक्ट एज पे होता है। डायग्नोस्टिक क्लिनिकल एग्जामिनेशन से और एंटी फंगल मेडिसिन से हम इसको ठीक कर सकते हैं। ओके, प्रिवेंशन, ग्रोइन एरिया को ड्राई रखिए, स्वेटी क्लॉथ या टाइट क्लॉथ को इग्नोर करिए, ठीक है, उसको लगातार चेंज करिए, लूज कपड़े पहनिए और ब्रीदेबल क्लॉथ्स पहनिए, बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उनकी वजह से भी ये रीजन्स में प्रॉब्लम हो सकती है।
जॉकिच एक फंगस है, ग्रोइंग एरिया में होता है, वार्मथ, मॉइस्ट और स्वेटी रीजन मिलने की वजह से वहां पे ये इजिली ग्रो करता है। ठीक है, तो क्विक रीजन देख लेते हैं। रिंग वॉर्म, डर्मेटोफाइट्स फंगस फैलाते हैं और रिंग शेप्ड का इची रैश बन जाता है। एथलीट्स फुट में, पैरों में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है, वहां पे स्वेलिंग और साथ में बर्निंग सेंसेशन हो जाती है, स्किन निकलने लगती है, रेड इची रैशेस हो जाते हैं। जॉकिच ग्रोइन रीजन में होता है। डर्मेटोफाइट्स डर्मा है यानी कि स्किन को इफेक्ट करते हैं। कैंडिडाइसिस, कैंडिडा यीस्ट बोल सकते हैं, माउथ, जेनाइटल रीजन और स्किन फोल्ड्स में ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है। एस्परगिलोसिस मैंने आपको भी बताया, रेस्पिरेटरी डिजीज है, हमारे इन्वायरमेंट में ये फंगस मौजूद होता है। ठीक है, देखिए रिंग वॉर्म फंगी कॉज करता है, वॉर्म्स नहीं करते। रिंग वॉर्म बहुत सारे डर्मेटोफाइट्स फैलाते हैं, यानी कि सिंपल एक ट्राइकोफाइटॉन नहीं, और भी बहुत सारे फंगस हैं जो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम फैलाते हैं। कैंडिडा हमारी बॉडी में नॉर्मली रहता है, लेकिन अगर इसकी पॉपुलेशन बढ़ गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। एथलीट्स फुट किसी को भी इफेक्ट कर सकता है, सिर्फ एथलीट को ही नहीं करता, तो नाम से ये नहीं सोचेगा सिर्फ एथलीट को, ये सिर्फ एक एग्जांपल दी हुई है कि जिस तरीके से उनको लगातार शूज पहनने पड़ते हैं, तो सर्टन और ऐसे भी मतलब जॉब्स होती हैं जहां पे चीजें ऐसी यूज करनी पड़ती हैं, लगातार शूज पहनना पड़ता है या कुछ भी, तो वहां पे चीजें हो सकती हैं। एस्परगिलोसिस नॉर्मली कंटेजियस नहीं होता है, ये हेल्दी पर्सन को नहीं फैल सकता, डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी कैसी है, वैसे आपके ऊपर इफेक्ट करेगा। वुड्स लैंप हर रिंगवॉर्म के केस को डिटेक्ट नहीं कर सकता। स्टीरॉइड क्रीम आपको खुद से यूज नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि आप खुद से अगर कोई भी ऐसी क्रीम यूज करेंगे तो वो इन्फेक्शन को बढ़ा सकती है। ठीक है, उस चीज का केस ज्यादा सीरियस कर सकती है। नाउ प्रोटोजोनल एंड बैक्टीरियल ये डिजीजेस की बात करेंगे। 5 मेजर प्रोटोजोनल डिजीज है, 11 मेजर बैक्टीरियल डिजीज है, उनको हर एक चीज को समझेंगे। क्या दिया हुआ है? जो मलेरिया है, सबसे पहले दिस इज प्रोटोजोनल डिजीज, हम बात कर रहे हैं प्रोटोजोनल डिजीज। मलेरिया को फैलाता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ओके, और ये फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो है जो इस पर्टिकुलर चीज को कैरी करती है और उसके काटने से ही ये मलेरिया फैलता है। कभी कभी ब्लड नीडल्स में ये मौजूद होता है, वहां से भी फैल सकता है। सिम्टम्स ये है कि मलेरिया की प्रॉब्लम में फीवर हो सकता है, ठंड मतलब शिवरिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है और एनीमिया, खून की कमी हो सकती है और सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। ये सिवियर कॉजेज आगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट ये है कि ब्लड स्मेयर टेस्ट अगर हम ले लें, ब्लड टेस्ट ले लें या रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट ले लें, उससे पता चलता है कि हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में ये पर्टिकुलर प्लाज्मोडियम, ये प्रोटोजोआ मौजूद है या नहीं है। क्योर इसका ये है, एंटी मलेरियल दवाइयां आपको लेनी है। प्रिवेंशन, बेड नेट्स, मस्कीटो रिपेलेंट, मस्कीटो कंट्रोल प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। और इसको याद रखने के लिए वो करिएगा कि जैसे डेंगू है वो एडिस फीमेल मस्कीटो फैलाता है, वैसे ही जो मलेरिया है वो एनोफिलिस मस्कीटो फैलाता है। ठीक है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जिसको हम ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई और ब्रूकाई भी बोल सकते हैं। ट्रांसमिशन क्या है, इसको सित से फ्लाई, सित से, ठीक है, ये फ्लाई इस पर्टिकुलर प्रोटोजोआ को कैरी करती है और वो उसकी वजह से ये स्लीपिंग सिकनेस होता है। इसमें होता है क्या है कि एक पर्सन मजबूर हो जाता है दिन को सोने में और रात को जागता है, यानी कि पूरा स्लीपिंग ऑर्डर ही डिस्टर्ब हो जाता है, स्लीपिंग ऑर्डर गेट्स डिस्टर्ब। ओके, स्लीपिंग ऑर्डर डिस्टर्ब होने की वजह से एक पर्सन रात को नहीं सोता, मतलब दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ये इफेक्ट ही हमारे नर्वस सिस्टम को करता है। ओके, लिम्फ नोड्स पे इफेक्ट करता है, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस कॉज करता है और कभी कभी तो इंसान इतना ज्यादा इसमें स्लीप में चला जाता है कि आगे कोमा की प्रॉब्लम होती है और कोमा में रहते रहते ही पर्सन की डेथ भी हो सकती है। दैट इज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, फीवर, हेडेक, स्वॉलन लिम्फ नोड्स, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम हो सकती है। अब ब्लड टेस्ट लेके पता कर सकते हैं कि कौन सी स्टेज चल रही है, कि अभी पर्सन कोमा में जा सकता है या उससे हम बचा सकते हैं। ठीक है, ये क्यूरेबल है, अगर आपने अर्ली इसको डायग्नोस कर लिया, पता चल गया इसका, तो क्यूरेबल है। और डिपेंड करता है कि पैरासाइट का टाइप कौन सा और आपकी स्टेज कौन सी है, कि कितना फैल चुका है ये हमारी बॉडी में। प्रिवेंशन है, सित से फ्लाई से कंट्रोल करना है और क्लॉथिंग पहनना है जहां पे आपको लग रहा है कि एक एरिया है जहां पे मच्छर वगैरह या कोई भी छोटे मोटे कीड़े हो सकते हैं, तो वहां पे कोशिश करिए फुल क्लॉथ्स पहनने की, ताकि आपकी स्किन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो किसी भी कीड़े का।
क्विक मेमोरी है, सिफ्लाई, ट्रिपेनोसोमा और स्लीपिंग सिकनेस विच कैन लीड्स टू कोमा एज वेल एज डेथ। एमीबियासिस, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका है नाम उस प्रोटोजोआ का जो इसको फैलाता है, और ट्रांसमिशन है फीकल ओरल रूट, यानी कि कंटेमिनेटेड फूड, वाटर और गंदे हाथ होने की वजह से ये कीटाणु डायरेक्टली आपके बॉडी में एंटर कर सकता है। ठीक है, सिम्टम ये है, अब फीकल ओरल रूट है तो खाना कहाँ जाएगा, एब्डोमेन में जाएगा, तो एब्डोमेन में दर्द रहेगी, डायरिया, पेट खराब रहेगा, इंटेस्टाइनल डिजीजेस हो सकती हैं जिसकी वजह से ब्लडी स्टूल्स, ब्लड भी निकल सकता है फेसेस में। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, स्टूल एंटीजन, स्टूल को चेक करें और पीसीआर टेस्ट करें, माइक्रोस्कोपी भी ले सकते हैं जिससे पता कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर डिजीज आपके बॉडी में, सॉरी ये पर्टिकुलर कीटाणु बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं है। ट्रीटेबल है, एंटी अमीबिक थेरेपी लेंगे तो ट्रीटेबल है, सेफ वाटर का इस्तेमाल करें, सैनिटेशन का, हैंड वॉशिंग, सेफ फूड, ध्यान रखें कि जो आप खाना खा रहे हैं वो सही एनवायरनमेंट में बना हुआ है। खाना बनाने वाला, कभी कभी हम घर से बाहर खाना खाना पड़ता है, तो ध्यान रखिए कि क्या हाइजीन है प्रॉपर, उस तरीके से हमें कोई भी चीज अपनी बॉडी में डालनी चाहिए। ठीक है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, एंटमीबा एंड एमीबियासिस से, एमीबियासिस इस बीमारी का नाम है जो फैलती है गंदे खाने और पानी से। लीशमैनियासिस, काला अजहर जिसको हम बोलते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक फीवर, ब्लैक फीवर। ठीक है, लीशमैनिया पैरासाइट इसको कॉज करते हैं, ये एक फीमेल इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई, एक सैंड फ्लाई है, मतलब सैंड के दाने की जितनी ये फ्लाई होती है, इसको दिखती नहीं है नॉर्मली, छोटी रेत के दाने की जितनी होती है, और ये इस पर्टिकुलर प्रोटोजोआ को कैरी कर सकती है अगर वो इन्फेक्टेड है तो। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, फीवर हो सकता है लंबे समय तक, वेट लॉस हो सकता है, स्प्लीन, लीवर आपका मतलब स्वेलिंग हो सकती है, और खून की कमी भी बॉडी में रह सकती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट है, रैपिड टेस्ट हो सकते हैं, पैरासिटिक डिटेक्शन आपकी बॉडी में चेक करने पड़ेंगे सैंपल्स लेके कि ये प्रॉब्लम है या नहीं है। ट्रीटमेंट क्योर के लिए बोला हुआ है, ट्रीटेबल एंड पोटेंशियली क्यूरेबल है, आप डिपेंड करता है कौन सी फॉर्म, रीजन और पेशेंट के पास क्या क्या फैक्टर्स हैं, मतलब उसकी डेली बेसिस की हैबिट्स क्या हैं, वो किस एनवायरनमेंट में रहता है, उस हिसाब से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिवेंशन है सैंड फ्लाई कंट्रोल, इंसेक्टिसाइड एंड प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। ठीक है, सैंड फ्लाई फैलाता है ये काला अजहर की प्रॉब्लम, इस ब्लैक डेथ बोलते हैं क्योंकि इसमें बॉडी पे ब्लैक ब्लैक कलर के पैचेस हो जाते हैं, अगर अपनी लास्ट स्टेज पे पहुंच जाए और उसकी वजह से मौत भी हो सकती है। ट्राइकोमोनियासिस वेजिनलाइस, ये मेनली एसटीआई है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए हो सकती है। ठीक है, दिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ऑफन नो सिम्टम्स बट जेनाइटल इरिटेशन, इचिंग और डिस्चार्ज भी रहता है। नाट टेस्ट है, हम इसका पता कर सकते हैं, और दूसरे भी लेबोरेटरी टेस्ट है जहां पे पता कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है या नहीं है। मेन इज दिस। ट्रीटमेंट क्यूरेबल है, ठीक है, एंड देयर शुड बी सम प्रिवेंशन आल्सो, नो सेक्सुअल कांटेक्ट, और एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पे दोनों पार्टनर्स को ट्रीटमेंट मिल सके, एंड प्रिवेंशन इज बैरियर प्रोटेक्शन टेस्टिंग एंड मेडिकल एडवाइस ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। ओके, नेक्स्ट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बैक्टीरियल डिजीज। यहां से आपकी शुरू होती है बैक्टीरियल डिजीज, और इसमें सबसे पहली डिजीज जो वेरी कॉमन, दैट इज टाइफाइड। सैल्मोनेला टाइफी इस पर्टिकुलर डिजीज को फैलाता है फीकल ओरल रूट, जहां पे भी फीकल ओरल आएगा समझ लीजिए खाने पीने की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, खाने पीने में वो जर्म्स मौजूद होंगे, कंटेमिनेटेड होगा, उससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। लंबे समय तक फीवर आएगा, हेडेक होगा, वीकनेस होगी, और पेट में दर्द भी रह सकता है। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ब्लड कल्चर, ब्लड के टेस्ट लेते हैं लगातार, डिपेंड करता है कि इलनेस का लेवल कौन सा है, और दूसरे भी सपोर्टिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो स्टेज वाइज लिए जाते हैं कि अगर मेडिकेशन दे रहे हैं तो क्या उस मेडिकेशन का असर हो रहा है, क्या पर्सन रिकवरी मोड में है। ट्रीटमेंट एंड क्योर ट्रीटेबल है, कुछ एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेंगी, यहाँ पे नाम आता है एंटीबायोटिक्स का। तो लेट मी टेल यू दिस थिंग स्टूडेंट्स, कोई भी बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज के लिए मोस्ट कॉमन मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब की जाती है दैट इज एंटीबायोटिक्स। याद रखिएगा, ना वायरल, ना फंगल, ना प्रोटोजोनल, किसी और डिजीज में एंटीबायोटिक्स को नहीं लिया जाता। एंटीबायोटिक्स ली ही जाती हैं कब, जब बॉडी में कौन सी वाली दिक्कत आई है,
बैक्टीरियल इन्फेक्शन आई है तब एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। बट एज आई सेड, एंटीबायोटिक्स जितनी प्रिस्क्राइब की हैं उतनी, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं, बट एग्जैक्ट अमाउंट जिस हिसाब से लेनी है, जितने दिन तक लेनी है वैसे, ठीक है। प्रिवेंशन ऑब्वियसली सेफ वाटर, क्योंकि गंदे खाने पानी से हो जाता है, तो सेफ वाटर, सैनिटेशन, हैंड वॉशिंग, फूड हाइजीन, वैक्सीनेशन एंड टाइफाइड, सैल्मोनेला, टाइफी से ही पता चलता है फैलाते हैं, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ये इसका क्विक मेमोरी के लिए याद रखिए। देन बैक्टीरियल निमोनिया, सेवरल बैक्टीरियल की वजह से निमोनिया हो सकता है। स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इसका कॉज है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, तो ये क्या करता है, इसमें हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम पे इफेक्ट करता है बहुत बुरे तरीके से, जिसकी वजह से हमें डिफिकल्टी आती है ब्रीदिंग में, फीवर हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकती है, ठीक है, और साथ ही साथ निमोनिया है तो खांसी वगैरह का रहता ही है। एक और जिस इसमें मैं कुछ एक फैक्ट बता दूं, देखिए लंग्स में कैसे होता है, ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया हमारी लंग्स में मौजूद, ये लंग्स में मौजूद एल्वियोली होता है, जो आपने सुना होगा नाम एल्वियोली, जहां पे गैसेस एक्सचेंज होती है, ठीक है, मेन जगह जहां पे ऑक्सीजन हमारे ब्लड में एंटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एंटर होता है और इसके होते हुए बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब ये जो एल्वियोली है, इस पर्टिकुलर एल्वियोली पे कौन इफेक्ट करता है, ये वाला बैक्टीरिया डायरेक्टली इस पे अटैक करता है, और हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं जो हमें किसी भी डिजीज से बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं, किसी भी डिजीज से प्रिवेंशन करते हैं। अब ऑब्वियसली एल्वियोली को बचाने के लिए भी कौन आएगा, डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी जैसे एल्वियोली के पास आते हैं और यहाँ पे ये व्हाइट फ्लूइड क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वो उस बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करते हैं। वो व्हाइट फ्लूइड बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाए ना पहुंचाए, वो एल्वियोली के ऊपर एक पस जनरेट करता है, जिसकी वजह से एल्वियोली हो जाता है ब्लॉक, ठीक है, एल्वियोली गेट्स ब्लॉक्ड। किसकी वजह से, ये जो पस जनरेट हुआ कहां से, व्हाइट ब्लड सेल से। क्यों, क्योंकि वो उस बैक्टीरिया को खत्म करना चाहता है, तो उसने अपनी डिफेंसिव टेक्निक यूज की कि पस मतलब व्हाइट फ्लूइड से उसको, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का काम ही है किसी भी फॉरेन अनइनवाइटेड और हार्मफुल जर्म्स को हमारी बॉडी में खत्म करना। तो क्योंकि पस जनरेट करके एल्वियोली को और ब्लॉक कर देता है, एल्वियोली को जगह चाहिए ताकि ऑक्सीजन बॉडी में आ सके और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जा सके। ये ना होने की वजह से लंग्स में कहीं कहीं पे ब्लॉकेज हो जाती है और उस वजह से सांस लेने में क्या आती है, दिक्कत आती है। ये इस पर्टिकुलर बीमारी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे क्या बोला हुआ है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे, ब्लड टेस्ट से भी हमें ये पता चल सकता है कि ये प्रॉब्लम है या नहीं है। इट इज ट्रीटेबल, प्रॉपर एंटीबायोटिक्स लेके, मैंने आपको कहा बैक्टीरियल डिजीज है, एंटीबायोटिक से क्योर होगा ही होगा। वैक्सीनेशन, हैंड हाइजीन, टबैको स्मोक नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली लंग्स के लिए वो वैसे ही हार्मफुल होते हैं, ठीक है। ये रहा इसका मेमोरी का कॉन्सेप्ट, क्विक मेमोरी के लिए। ट्यूबरक्लोसिस नॉर्मली कहा जाता है कि अगर 3 वीक से ज्यादा खांसी हो तो ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस होते हैं कफ, ठीक है। इतनी ज्यादा खांसी, लगातार खांसी की पर्सन बात भी ना कर पाए, उस पर्टिकुलर डिजीज का, इसी पर्टिकुलर डिजीज का ये मेन सिम्टम है। ऐसा नहीं है कि 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो तो टीबी होगा ही होगा, वैसा नहीं है, बट चांसेस है कि हो सकता है। तो कॉज का नाम है इसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, एयरबोर्न पार्टिकल है, ठीक है। पर्सन को एक इन्फेक्शियस पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है हवा में, उसकी वजह से वो फैल सकता है और एक पर्सन बीमार पड़ सकता है। लगातार खांसी रहेगी, मतलब इतनी खांसी रहेगी पर्सन बात नहीं कर पाएगा, फीवर रहेगा, नाइट स्वेट्स होंगे, वेट लॉस हो जाएगा और थकान महसूस होगी। डायग्नोस्टिक टेस्ट है इसके, रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट, बॉडी के सर्टेन टिश्यू, सर्टेन सेल्स को चेक किया जाता है, स्प्यूटम टिश्यू कल्चर को स्टडी किया जाता है कि क्या ये कीटाणु हमारी बॉडी के टिश्यूज, हमारे सेल्स, हमारे ब्लड में मौजूद है, और चेस्ट इमेजिंग की जाती है कि लंग्स की कंडीशन हेल्दी है या नहीं है। इट इज क्यूरेबल, आप एंटी टीबी मेडिसिन लेंगे तो इट इज क्यूरेबल, एंड अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि टीबी का अगर डायग्नोसिस लेट होता है तो फिर ट्रीटमेंट अच्छे से होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ गुड वेंटिलेशन एंड वैक्सीनेशन भी यहाँ पे जरूरी है। देन देयर इज कॉलेरा, I'm sorry.
कॉलरा का जो बैक्टीरिया है जो इसको फैलाता है दैट इज विब्रियो कॉलरे, अगेन फीकल ओरल रूट यानी कि कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। अचानक से वाटरी डायरिया, बहुत ज्यादा पेट खराब रहेगा, वॉमिटिंग होगी और डिहाइड्रेशन लगातार जनरेट होती रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में क्या करता है, जब कॉलरा की प्रॉब्लम हो जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स और एक्स्ट्रा वाटर जो हमारी बॉडी को चाहिए वो भी हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। स्टूल कल्चर को चेक किया जाता है, रैपिड टेस्ट होते हैं। इमीडिएट रिहाइड्रेशन, लगातार पर्सन को हाइड्रेटेड रहना चाहिए, सिलेक्टेड केसेस में तो एंटी माइक्रोबियल्स की दवाइयां भी लेनी पड़ती हैं। सेफ वाटर, सैनिटेशन, हैंड वॉशिंग, फूड हाइजीन वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। कॉलरा वाटरी डायरिया होता है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट इज टेटनस, वेरी कॉमन अमंग आवर सोसाइटी, इन आवर सोसाइटी आई वुड से कि कोई भी कभी, ज्यादातर कील चुभने पे ऐसा होता है कि टेटनस का इंजेक्शन लगा दो, तो वो इंजेक्शन टेटनस का नहीं होता, वो इंजेक्शन टेटनस की बीमारी से बचाने के लिए लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, ये सॉइल में मौजूद हो सकता है, ठीक है, और ये एनारोबिक है, यानी कि ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जिंदा रह सकता है। अब जैसे ही अगर हमारा कोई जख्म ऐसे पर्टिकुलर बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आया, तो ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया हमारी स्किन के अंदर घुसेगा, जहां पे ऑक्सीजन कम होगी वहां पे आराम से अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा और फिर प्रॉब्लम आ सकती है टेटनस। तो टेटनस इज अ डिजीज, ठीक है। सिम्टम्स क्या है? लॉक जॉ, हमारा जो जॉ वाला रीजन है वो एकदम से, ठीक है, ये जो जॉ वाला रीजन है ये लॉक हो जाएगा, यानी कि मुंह खोलने में परेशानी आएगी, मसल स्टिफनेस होगी और बहुत बुरी तरीके से दर्द भी रहेगा। क्लिनिकली डायग्नोस हो जाता है, कोई बहुत सारे लैब टेस्ट नहीं है, बट मेनली क्लिनिकल डायग्नोसिस, कोई एक्सपर्ट इसको जांचेगा तो पता लग जाएगा कि टेटनस की प्रॉब्लम हुई है। और हम जो पर्टिकुलर इसमें इंजेक्शन लगाते हैं टेटनस वैक्सीनेशन, वो टेटनस से बचने के लिए लगाई जाती है, ठीक है। अर्जेंट मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, आपको खुद पता है कहीं पे बहुत गहरा जख्म लग जाए तो फटाफट टेटनस का इंजेक्शन लगाने की बात की जाती है, क्योंकि इसको हम फैलने नहीं दे सकते, इसलिए फटाफट से 24 घंटे के अंदर अंदर ये इंजेक्शन लग जाए तो ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया उस वैक्सीन से मर सकता है, फर्दर इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा और हम बच जाएंगे, ठीक है। टेटनस जख्म के अंदर घुसता है और इसमें लॉक जॉ का कॉन्सेप्ट आता है। लेप्रोसी, कभी कभी क्या होता है ना, हमारे हाथ और मतलब किसी अनफॉर्चुनेटली लेप्रोसी की डिजीज में हाथ और पैर मुड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, सेंसेशन काम नहीं करती, वो जगह नम हो जाती है, ठीक है, कोई सेंसेशन उस पर्टिकुलर पोर्शन में नहीं होती। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे इसको फैलाता है, क्लोज कांटेक्ट होने की वजह से, इस बैक्टीरिया से क्लोज कांटेक्ट होने की वजह से, मेनली थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, ये बीमारी फैल सकती है। स्किन पैचेस हो जाते हैं, जहां पे होंगे वहीं पे सेंसेशन खत्म हो जाएगी, बेहोश होना वो जगह शुरू हो जाएगी और इसमें नर्व्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो डेफिनेटली इंसान कुछ फील नहीं कर पाएगा उस जगह पे। उस स्किन टिश्यू को ले जाके चेक कर सकते हैं लेबोरेटरी में, तब पता चलेगा ये डिजीज है या नहीं है। इट इज क्यूरेबल, बहुत सारे मल्टी ड्रग थेरेपी लेनी पड़ती है, ठीक है। मल्टी ड्रग थेरेपी में आपके पास मैक्सिमम आ जाता है वेट, एंटीबायोटिक्स आती है, एंटीबायोटिक्स वो 3 के कॉम्बिनेशन, मतलब 3 एंटीबायोटिक्स को लेना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दैट देयर इज मल्टी ड्रग थेरेपी, ठीक है। प्रिवेंशन है अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और स्क्रीनिंग से पता लग सकता है, और स्किन और नर्व्स पे इफेक्ट करता है, लॉस ऑफ सेंसेशन होती है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड हैंसेन्स डिजीज। वूपिंग कफ, पर्टासिस, बहुत ऐसी खांसी की जैसे लगता है कि लंग्स तक इन्फेक्शन फैल चुका है। वो खांसी ऐसे ना, ज्यादातर बूढ़े लोगों को या किसी को परसिस्टेंट कफ रहता है, बहुत देर तक खांसी रहती है, तो लगता है कि उसकी चेस्ट में दिक्कत है, ठीक है, उस खांसी की बात करते हैं। बॉर्डेला पर्टासिस इस बैक्टीरिया का नाम है। ट्रांसमिशन है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, सांस मतलब एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स हैं, आप इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में रहेंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। स्टार्टिंग कहां से होगी? नॉर्मली जुकाम बुखार होगा और उसके बाद लगातार खांसी के इतने खतरनाक से फिट्स आते रहेंगे कि ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा बुरी तरीके से चेस्ट ही पूरी जाम हो चुकी है, ठीक है, इन्फेक्शन हो चुका है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में पीसीआर टेस्ट, सैंपल कल्चर लेके यूज किया जाता है।
ट्रीटेबल है, अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है, अर्ली ट्रीटमेंट से ये फैलने से रुक सकता है, और वैक्सीनेशन प्राइमरी है, बल्कि इसमें सिर्फ वैक्सीनेशन से ही हम इसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हाइजीनिक होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर्टासिस मीन्स प्रोलॉन्ग्ड कफिंग फिट्स, बहुत देर तक खांसी रहती है और बहुत वायलेंट कफिंग होती है। अगला है सिफिलिस, इट इज एसटीआई, अगेन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ट्रेपोनेमा पैलिडम उस बैक्टीरिया का नाम है जो उसको फैलाता है। सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है और स्किन पे इंजरी सी फील होती है, ऐसे लगता है कि स्किन पे इन्फेक्शन हो गया है, और ये पर्टिकुलर डिजीज एक मदर से अनबॉर्न बेबी को भी जा सकती है, ठीक है। स्टार्टिंग स्टडी में पेनलेस होगा, धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ती जाएगी, रैश होंगे और सीरियस कॉम्प्लिकेशंस बाद में आएंगे अगर ध्यान नहीं दिया तो। ब्लड टेस्ट से पता चल सकता है, और डायरेक्टली वो जो जख्म है, जो लीजन्स क्या होते हैं ना, जैसे पिंपल मान लो, कोई पिंपल रेड कलर का होता है, कोई व्हाइट कलर का होता है, कहीं पे पूरा जख्म बन जाता है, उस सभी को हम बोलते हैं लीजन्स। ट्रीटमेंट है, क्यूरेबल है, अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स लेके हम इसको क्योर कर सकते हैं। प्रिवेंशन है, बैरियर प्रोटेक्शन, ऑब्वियसली सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, टेस्टिंग, पार्टनर इवैल्यूएशन, और अवॉइड कॉन्टेक्टिंग विद द इन्फेक्शियस पर्सन। क्विक मेमोरी, सिफिलिस, ट्रेपोनेमा और पेनलेस सोर, एसटीआई, ठीक है। आगे गोनोरिया, अनदर एसटीआई। निसेरिया गोनोरिया करके नाम है इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का। कॉज के जो नाम है हर एक बीमारी के, इसके ऊपर जरूर ध्यान देना, बिकॉज यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट अगेन कैन पास फ्रॉम मदर टू अनबॉर्न बेबी, कोई सिम्टम्स नहीं होते, यूरिनेशन में बर्निंग सेंसेशन होती है और जेनाइटल डिस्चार्ज हमेशा रहता है। नाट टेस्ट इसका हम कंट्रोल कर, मतलब ये डायग्नोस कर सकते हैं, एंड क्यूरेबल है। कुछ एंटीबायोटिक्स, अगेन बैक्टीरियल डिजीज है, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। प्रोटेक्शन, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट फॉर इन्फेक्टेड पार्टनर्स, ओके। नेक्स्ट इज डिफ्थेरिया, टॉक्सिजेनिक Corynebacterium diphtheriae, दिस इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया, काफी अच्छा नाम है, ठीक है। ट्रांसमिशन, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, ये जो नाम है ना, कॉज मैक्सिमम जिस भी डिजीज के मैंने आपको बोले, ये कॉजेस के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी पेपर में क्वेश्चन आए जैसे भी कि व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजीज, तो यू मस्ट नो द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर जर्म, चाहे वो प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, फंगी है, कुछ भी है। क्लोज कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन से हो सकता है। सोर थ्रोट, गले में दर्द रहेगी, फीवर रहेगा, नेक ग्लैंड्स पे स्वॉलन, मतलब स्वेल हो जाते हैं, ठीक है। थ्रोट मेम्ब्रेन अंदर से वो हो जाती है, तो ये मैक्सिमम हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसमें आपके नोज से लेके हुए थ्रोट वाला रीजन आता है, वहां पे एक नकली मेम्ब्रेन, एक स्यूडो मेम्ब्रेन बनाता है, ठीक है। और वहां पे वो मेम्ब्रेन होता है कवर जो प्रोटेक्ट करती है। अब इसने अपना कवर चढ़ा दिया तो मीन्स ये क्या करेगा, उल्टा नुकसान पहुंचाएगा, इन्फेक्ट कर देगा उस जगह को, ठीक है। अर्जेंट ट्रीटमेंट, एंटीटॉक्सिन प्लस कुछ एंटीबायोटिक्स अप्रोप्रिएट, अपनी मर्जी से नहीं, जो प्रिस्क्राइब की गई हो वही, एंड वैक्सीनेशन और रैपिड आइडेंटिफिकेशन से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। डिफ्थेरिया थ्रोट मेम्ब्रेन पे इफेक्ट करता है और काफी टॉक्सिन, मतलब एक टॉक्सिन रिलीज करता है जो उस जगह पे क्या कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इन्फेक्शन फैला सकता है, ठीक है। अगली डिजीजेस, प्लेग, जिसको हम ब्लैक डेथ बोलते हैं, ब्लैक डेथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, बैक्टीरिया के उससे हाफ ऑफ द यूरोपियन पॉपुलेशन, इनफैक्ट इंडिया और यूरोप की पॉपुलेशन इससे काफी ज्यादा सफर कर चुकी है, ओके। तो ये पर्टिकुलर डिजीज 14th सेंचुरी में काफी पॉपुलर थी, क्योंकि इसने आधा यूरोप बीमार करके रखा हुआ था। यर्सीनिया पेस्टिस, ज्यादातर ये बैक्टीरिया फैलाया जाता है कैसे, फ्ली, कुछ छोटे छोटे सी फ्लाइज, सॉरी व्हाट इज दिस, छोटी छोटी सी फ्लाइज जो कौन कैरी करता है, रैट्स, स्क्विरल्स, ठीक है। रैट्स, स्क्विरल्स की बॉडी पे, मैमोथ्स, रैट्स, स्क्विरल्स की बॉडी पे ये फ्ली अटैच होते हैं और ये फ्ली ही ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया कैरी करता है, और अगर ये इंसान के कांटेक्ट में आ गया तो डेफिनेटली देयर माइट बी सर्टेन डिजीजेस हो सकती हैं, ठीक है। और अगर ये एनिमल से इंसानों को आती है, ह्यूमंस को लग रही है, दैट मींस दिस डिजीजेस
जूनोटिक, जूनोटिक डिजीज। ओके, जूनोटिक डिजीज क्योंकि ये एनिमल से इंसानों में आती है। इन्फेक्टेड फ्ली बाइट्स, निमोनिक प्लेग ड्रॉपलेट्स के थ्रू हो सकता है। ब्यूबोनिक फीवर, स्वोलन लिम्फ नोड्स, न्यूमोनिक फीवर, एंड अगर न्यूमोनिक है तो फीवर, कफ एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टी आएगी। एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है? ब्लड सैंपल लेके, लिम्फ नोड लेके, लिम्फ नोड्स को चेक करके, रेस्पिरेटरी सैंपल्स को लेके हम चेक कर सकते हैं वेदर this disease, this particular bacteria is present in the body or not. ट्रीटमेंट क्योर है, इट इज क्यूरेबल व्हेन ट्रीटेड प्रॉम्प्टली विद एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स लेके हम इसको क्योर कर सकते हो। और प्रिवेंशन ऑब्वियसली कोई रोडेंट, कोई फ्ली आपके आसपास ऐसे जानवर वगैरह नहीं होने चाहिए, और डायरेक्ट कांटेक्ट ऐसे एनिमल्स, सिक या बीमार एनिमल्स के साथ भी नहीं होना चाहिए। तो दैट वाज योर प्लेग। ठीक है, क्विक रिवीजन ऑफ बैक्टीरिया की बात करें, सॉरी यहाँ पे क्विक रिवीजन ऑफ प्रोटोजोआ है। पहले मलेरिया, फिर देन एनोफिलिस मस्कीटो मलेरिया, सत्से फ्लाई से अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, सैंड फ्लाई से लेशमीनिया, काला अजहर कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से एमोबियासिस, टाइफाइड, सेक्सुअल कांटेक्ट, ट्राइकोमोनियासिस, सिफिलिस एंड गोनोरिया। ये 3 पर्टिकुलर बीमारियां हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। एयरबोर्न ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, वूपिंग कफ, डिफ्थेरिया, कंटामिनेटेड टेटनस एंड प्लेग। ये ओवरऑल आपका प्रोटोजोआ और बैक्टीरियल डिजीज का कॉन्सेप्ट है कि कौन किस कहां से फैलता है। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट चेक कर ले तो मलेरिया जो है वो प्रोटोजोन है, यानी कि बैक्टीरियम नहीं है, ये प्रोटोजोआ से फैलता है। काला अजहर को हम विसरल लेशमैनियासिस बोलते हैं, वन ऑफ द वेरी हार्मफुल स्टेज ऑफ लेशमैनियासिस, जहां पे डेथ भी हो सकती है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा से होता है और ये सत्से फ्लाई से फैलता है। टेटनस जनरली पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती, ये डिजीज पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती है। निमोनिया के बहुत सारे कॉज हो सकते हैं और इस रीजन में आज हमने कवर किया था बैक्टीरियल निमोनिया। उसके बाद प्लेग हम बात करें तो यर्सीनिया पेस्टिस एक बैक्टीरिया है जो इसको फैलाता है, एंड मेनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, यानी कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होती है उनमें सिम्टम्स बहुत कम चांसेस हैं कि नजर आए। ठीक है, डायरेक्टली इफेक्ट होगा लास्ट में, स्टार्टिंग वाले स्टेज में कोई सिम्टम्स नजर नहीं आएंगे, तो ये एक सीरियस इशू हो सकता है आगे के लिए। ट्रीटमेंट चॉइसेस, कोई भी ट्रीटमेंट है, डॉक्टर जो भी एक्सपर्ट्स कोई भी ट्रीटमेंट देंगे वो डिपेंड करता है पेशेंट की एज क्या है, वेदर द पेशेंट इज प्रेग्नेंट और नॉट, सिविरिटी कितनी सीरियस बीमारी हो चुकी है, और क्या क्या चीजें हैं जो हम रोक सकते हैं, किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, कैसी चीजें पॉसिबल। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। फर्दर हमारे स्टडी मटेरियल के लिए, बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस के लिए और साइंस की भी कंप्लीट क्लासेस के लिए आप हमारी ज्ञान गुरुकुल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम प्ले स्टोर। ठीक है, ज्ञान गुरुकुल जम्मू करके हमारी ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे एसएसपी रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं उन सभी को कवर किया गया है। टेस्ट सीरीज ली जा रही है पीरियोडिकली, बच्चा अपने आप को इवैल्यूएट कर सकता है कि हाउ मच दैट टॉपिक इज पर्टिकुलरली प्रिपेयर्ड। ठीक है, कितना प्रिपेयर है, क्या चीजें रहती हैं, किस तरीके से चीजें करनी है। और फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, अगर आपको ये वीडियोस लगातार देखनी है तो हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आपको लगातार नोटिफिकेशन आती रहेंगी रिगार्डिंग एनी टॉपिक ऑफ एनी सब्जेक्ट, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि फर्दर आने वाली जो साइंस की वीडियोस रहेंगी उसमें हम ऑलमोस्ट आपकी सारी साइंस को कवर कर रहे हैं यूट्यूब पे, ताकि अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी आप अच्छे से कर सके। हमारा मटेरियल, स्टडी मटेरियल आपको हमारा ऐप से मिल जाएगा, और फर्दर हमारी इस क्लासेस से जुड़ने के लिए लगातार हमारे चैनल को देखते रहें, हमारी वीडियोस को स्टार्टिंग से देखें, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप जितनी हमारी वीडियोस को लेवल 1 से देखेंगे उतना आपको साइंस में परफेक्शन होती जाएगी, समझ होती जाएगी। जनरल साइंस नाम का जनरल साइंस है, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं जिसमें आ सकते हैं पेपर में, एग्जामिनर कहां से क्या पूछे वो पता नहीं होता है। तो जनरल साइंस के नाम पे बहुत कुछ है जो अपकमिंग एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान में रखते हुए मैं ये बात कर रही हूँ, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जेकेएसएस भी पूछ रहा है, इसलिए किस तरीके से बच्चों को तैयारी करनी चाहिए उस चीज पे ध्यान देना है। ये नहीं कि आता है,
कुछ चीजें देखिए, होता है ऐसे सर्टन पॉइंट्स होते हैं किसी टॉपिक के जो आपने कभी सुने नहीं होते और एग्जाम में क्वेश्चन वहां से आ जाए, तो इसीलिए हर चीज की तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। एंड फर्दर वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। एंड कोई भी आपको पॉजिटिव कमेंट्स करने के लिए यू आर ऑलवेज वेलकम्ड हियर। सो मेक श्योर दैट आप हमें अपने रिव्यूज दें, अच्छे बुरे जो भी, हम उसको अच्छे से ध्यान में रख के कंसिडर करके आगे की वीडियोस बनाते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।